चलो गाइस, वेरी सिंपल चैप्टर, डॉक्यूमेंटेशन। अब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो ले लियो, लेकिन रजिस्ट्रेशन लेने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा वो यहां पे दिए। तो सबसे पहला इनवॉइस। तो आप कोई भी एक इनवॉइस का फॉर्मेट अपने आंखों के सामने ला लो, बहुत सिंपल। जैसे आप कोई शॉप में जाते हो गुड्स परचेस करने के लिए, तो इनवॉइस का फॉर्मेट आपके सामने ला लो। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है वो सबसे ऊपर लिखा रहता है सर श्री ओम 786। अरे नलायक लोग, वो सब चीजें नहीं, नॉर्मल क्या क्या कंटेंट रहते हैं इनवॉइस के। तो सबसे पहले देखो, सप्लायर, उसका नाम रहता है, सप्लायर की डिटेल रहती है, उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर रहता है, फिर बिल नंबर, इनवॉइस नंबर दिखेगा, फिर रेसिपिएंट का नाम, मतलब आप अगर परचेस करने के तो आपका नाम, अगर आपका जीएसटीएन नंबर है तो वो, राइट। आप कहां पे हो, मतलब आपका प्लेस ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा, ये तो बेसिक चीजें है सब। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी कितनी इशू की, एचएसएन जीएसटी में इंपॉर्टेंट है। फिर उसका रेट ऑफ टैक्स कितना, टैक्सेबल वैल्यू कितनी, और उसके ऊपर टैक्स कितना लगा, ये सब चीजें एक इनवॉइस में, स्टैंडर्ड इनवॉइस में दी हुई रहती। तो बस वही बोला, देखो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है टैक्स इनवॉइस। ये तो आप वैसे भी लिख सकते हो, अपने आंखों के सामने ये सब चीजें आ जाती है जब भी अपन इनवॉइस इमेजिन करते हैं। देखो, to be issued by a taxable person making the taxable supplies of goods or services। जो पर्सन, जैसे मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं गुड्स या सर्विसेज का, तो मैं इनवॉइस इशू करूंगा। ऑफ कोर्स क्या क्या रहेगा, देखो वेरियस कंटेंट सच एज नेम, एड्रेस, जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, ये तो सबसे ऊपर रहेगा। देन रेसिपिएंट का भी सेम चीज है, कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर, इनवॉइस शुड बी सीरियल नंबर, डेट होना चाहिए, स्टेट कोड, कौन से स्टेट से आप बिजनेस कर रहे हो, लाइक महाराष्ट्र का 27 एंड सो ऑन, HSN, राइट। देन डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स कितना है, उसका रेट क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई तो ही मैंडेटरी, कि आप जैसे मैं महाराष्ट्र में हो और आपको गुड्स गुजरात में भेज रहा हूं, तो इंटर स्टेट सप्लाई, तो उसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई। एड्रेस ऑफ डिलीवरी इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब क्या, कि जैसे मैं, आप रेसिपिएंट हो, आप गुजरात में हो, बट आपने मुझे बोला कि साहब गुड्स है ना, तो महाराष्ट्र से आप रेसिपिएंट में हूं, लेकिन आपको गुड्स भेजना है कहां, कर्नाटका, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई से डिफरेंट है, जहां पे आप गुड्स भेज रहे हो तो वो भी एड्रेस लगेगा वहां पे। रिवर्स चार्ज में अगर है तो उसकी डिटेल, साइन और डीएससी, या तो साइन करो फिजिकली या डिजिटल सिग्नेचर, ये सब चीजें रहेगी। एचएसएन कोड के बारे में बोला गया गाइस, आपका टर्नओवर अगर अप टू 1 करोड़ से, 1.5 करोड़ से, तो आपने बिल पे एचएसएन नहीं डाला तो भी चलेगा, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत। अगर आप, अच्छा वैसे एचएसएन कितने डिजिट का रहता है, 8 डिजिट का, 8 डिजिट। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है, लेकिन इट इज अप टू 5 करोड़ से, तो आपको 2 डिजिट एचएसएन के डालना मैंडेटरी है, 2 डिजिट। देखो 1.5 करोड़ तक है, नो एचएसएन इज रिक्वायर्ड। टर्नओवर इज मोर देन 1.5 बट अप टू 5 करोड़, देन 2 डिजिट्स एचएसएन रिक्वायर्ड। और अगर मोर देन 5 करोड़ है तो 4 डिजिट का रिक्वायर्ड। मोर देन 5 करोड़ फिर कितना भी जाए, 100 करोड़, 200 करोड़, कितना भी। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का केस है तो 8 डिजिट। अरे समझ में आया, वेरी सिंपल, एक बार पढ़ने से हो जाता है। अप टू 1.5 करोड़ नो एचएसएन रिक्वायर, 1.5 टू 5 करोड़ 2 डिजिट का, 5 करोड़ से ऊपर कितना भी जाए, 100, 200, 500, 1000, कितना भी करोड़ जाए टर्नो, तो फिर आपको कितना, 4 डिजिट का, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में 8 डिजिट का लगेगा। ग्रेट। देन टाइम लिमिट, अपन टाइम ऑफ सप्लाई में ऑलरेडी देख चुके हैं, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में, कब इनवॉइस को इश्यू करना चाहिए, है ना, याद है आपको, 31 सेक्शन अपन ने वहां पे देखा था, एट और बिफोर द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स, राइट, ऑलरेडी सीन दैट। देन अब मान के चलो आप गुड्स को जॉब वर्कर के पास भेज रहे हो, है ना, जैसे मैं नागपुर में हूं और मेरा जॉब वर्कर मुंबई में, अब मैं उसके पास गुड्स भेज रहा हूं जॉब वर्क के लिए। तो सिंपल बात है, मुझे बताओ यार कि मैं जॉब वर्कर को गुड्स सेल कर रहा हूं क्या, सप्लाई कर रहा हूं, नहीं, उसके ऊपर जीएसटी भी नहीं आएगा। लेकिन अब जब गुड्स फैक्ट्री गेट के बाहर निकाल रहे हो या शॉप के बाहर निकालोगे, तो आपको इनवॉइस एट और बिफोर द टाइम ऑफ रिमूवल इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी। अब सवाल ये उठा कि मैं उसको बेच तो नहीं रहा हूं, तो ऐसे केस में क्या करें। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप इनवॉइस मत इशू करो, क्योंकि आप सेल सप्लाई नहीं कर रहे हो,
तो आपको डिलीवरी चलान नाम का एक डॉक्यूमेंट है वो इश्यू करना पड़ेगा, डिलीवरी चलान, ताकि रास्ते में कोई भी ऑफिसर गुड्स को पकड़े तो आप उसको दिखा पाए कि ये डिलीवरी चलान है, गुड्स का सप्लाई नहीं हुआ है, इनवॉइस नहीं है, यहां पे आप गुड्स कहां लेके जा रहे हो, जॉब वर्कर के पास लेके जा रहे हो। तो इसे कहते हैं डिलीवरी चलान, जिसमें गुड्स का डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी लिखी हुई रहती है और कहां गुड्स जा रहे, टैक्सेबल इनवॉइस ये नहीं रहता, इनवॉइस नहीं रहता। देखो, when the goods are sent for the reason other than supply, मतलब सप्लाई नहीं है तो आप जॉब वर्कर को वगैरह भेज रहे हो, then the delivery challan shall be issued under rule 55। ऐसे टाइम पे डिलीवरी चलान, क्योंकि इनवॉइस इश्यू किया तो टैक्स लगाना पड़ेगा, इसी को तो इनवॉइस बोलते हैं ना, तो इसलिए डिलीवरी चलान इश्यू करेंगे। देन ये जो टैक्सेबल इनवॉइस है ये 3 कॉपीज में होना चाहिए, ट्रिप्लिकेट कॉपीज। सिंपल है। पहली कॉपी किसके लिए देंगे बेटा, पहली कॉपी होगी बायर के लिए, जैसे आप मेरे बायर हो तो मैं आपको पहली फर्स्ट कॉपी। सेकेंड कॉपी ट्रांसपोर्टर को जाएगी अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट से जा रहे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से गुड्स जा रहे हैं और कोई ऑफिसर ने पकड़ा तो उसको दिखाना पड़ेगा, ईवे बिल एक रहता है, अपन देखेंगे, और ईवे बिल के साथ ये बिल की कॉपी रहती। और ट्रिप्लिकेट कॉपी मेरे खुद के लिए, क्योंकि मेरे पास सीओ ऑडिट करने आएगा तो उसको दिखाना पड़ेगा, ट्रिप्लिकेट कॉपी। तो 3 कॉपी में इनवॉइस बनेगा। देखो, और सर्विस के केस में 2 कॉपी, सर्विसेज के केस में एक रेसिपिएंट के लिए और एक मेरे लिए, क्योंकि सर्विसेज ऐसे देखिए, ट्रक में जा रही सर्विस, देखो ट्रक आ रहा है, सर्विस आ रही है उसके अंदर, ऐसा देखा आपने नहीं, तो सर्विस के केस में 2 कॉपी, तो वही लिखा है, देख लो, ट्रिप्लिकेट और डुप्लीकेट। देन नेक्स्ट इज इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी। इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी कैन बी इश्यू द कंसोलिडेटेड इनवॉइस। मतलब क्या, जैसे देखो, मेरा कोई बिजनेस है, अब मैं बैंक में बहुत सारे ट्रांजैक्शन रहते हैं, अपने डीडी निकालते हैं अपन, या लॉकर रेंट, बहुत सारे ट्रांजैक्शन पे ऊपर बैंक जीएसटी लगाती। अब यहां पे बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब मान के चलो मेरा अकाउंट है, तो स्टेट बैंक मुझे जो सर्विस दे रही, तो सप्लायर कौन होगा, स्टेट बैंक, और आशीष हो गया रेसिपिएंट, मैं रेसिपिएंट हो गया, राइट। तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज जो है, डीडी, लॉकर रेट, ये सब जो सर्विसेज है, इसके ऊपर एसबीआई जीएसटी चार्ज कर रही है मेरे से, आपने देखा होगा, इंसिडेंटल चार्जेस है उसके ऊपर जीएसटी बैंक लगा के देती है, तो ये सब चार्जेस के ऊपर बैंक जीएसटी लगा के मुझे दे रही, अरे बराबर। अब मेरे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं रहता, वो स्टेटमेंट में रहता है, बट टैक्स इनवॉइस मैंडेटरी है। तो ये जो बैंक है ना, आपको मालूम है, ये बैंक एक, अच्छा, रोज का इनवॉइस बनाएगी क्या आपके, जैसे आज आपको 100 रुपए चार्ज लगाए तो आशीष के नाम पे इनवॉइस बनाओ, किसी को 20 रुपए लगाए, चलो उसके, अरे करोड़ों कस्टमर है बैंक्स के पास, तो क्या हर एक का रोज का इनवॉइस बनाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा उनके केस में। एनबीएफसी बैंक या फिर इंश्योरेंस कंपनी, कितने कितने कस्टमर्स रहते उनके, करोड़ों कस्टमर्स रहते, तो उनको बोला है कि आप, जैसा मैं एक कस्टमर हूं आशीष, मुझे जो मंथ में पूरे चार्जेस लगाए उन्होंने, उसका एक सिंगल बिल बना दो पूरे मंथ का, तो वही वहां पे बोला है, देखो, कंसोलिडेटेड इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस मेड ड्यूरिंग द मंथ, पूरे मंथ का एक ही इनवॉइस बनवा दो और उसमें नाम, सीरियल नंबर सब दे दो। और अगर उनका इंटर ब्रांच, जैसा एक एसबीआई की ब्रांच दूसरे एसबीआई के ब्रांच को सर्विस दे रही, एक बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच दूसरे बैंक ऑफ इंडिया को सर्विस दे रहे, तो सर्विस देते रहते, उसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे, तो वो उन्होंने क्वार्टरली इशू किया तो भी चलेगा, इंटर ब्रांच, वो उनके हिसाब से बोला उन्होंने, देखो नीचे लिखा, बैंक्स, इंश्योरेंस और टेलीकॉम ऑपरेटर्स में इशू द टैक्स इनवॉइस इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जब वो रिकॉर्ड करेंगे तब भी कर सकते, और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर, तो क्वार्टरली या फिर जब वो बुक्स में एंट्री करेंगे तब भी किया तो चलेगा, वेरी सिंपल, कुछ खास पॉइंट नहीं। देन जीटीए के केस में देखो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस, इनको बड़े पूरे रिकॉर्ड्स रखने पड़ते गाइस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, कहां से गुड्स कहां लेके जा रहे हो, कहां से निकले हैं गुड्स, ये पूरे रिकॉर्ड्स उनको रखना पड़ता है। व्हीकल का नंबर क्या है, जो व्हीकल से गुड्स जा रहे ट्रांसपोर्ट के, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सब पूरी डिटेल वहां पे इनको बिल पे, मतलब आपने देखा होगा, कोई देखो एक आधा लॉजिस्टिक का बिल देखो, आप कोई प्रोडक्ट अगर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, या फिर अमेजॉन फ्लिपकार्ट से तो नहीं, अगर कोई आपने कुरियर से कोई प्रोडक्ट मंगवाएगा तो कुरियर का रिसिप्ट देखो आप, उसमें ये पूरी डिटेल दिखेगी ट्रांसपोर्टेशन की, तो देखो
गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी लाइक वीआरएल लॉजिस्टिक है, बहुत सारे लॉजिस्टिक है, कुरियर से बोलने से लॉजिस्टिक के बिल होना चाहिए, लॉजिस्टिक बिल। गुड्स बाय रोड शॉल इंश्योर मैंडेटरी पर्टिकुलर्स, क्या ग्रॉस वेट ऑफ द कंसाइनमेंट, वेट रहता है कंसाइनमेंट का कितना केजी का है, नेम ऑफ द कंसाइनर एंड कंसाइनी, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है व्हीकल का, गुड्स डिटेल्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, क्या डिटेल्स है गुड्स किससे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन एंड द पर्सन लायबल टू पे द जीएसटी, ये सब जीएसटीएन नंबर सब 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 पूरी डिटेल वहां पे लगी। अगर जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से गुड्स आ रहे हैं पूरी डिटेल्स। देन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो पैसेंजर अपन देखो एसटी बस से ट्रेवल करते हैं, आपने किया है कभी? अच्छा यहाँ पर रईस लोग होंगे, वो लाल डब्बा वगैरह रहता है, महाराष्ट्र में लाल डब्बा, या फिर आप कोई और ये खुराना, या फिर आप सैनी ट्रेवल्स रहते हैं, या गाड़गे पाटिल, वीआरएल, ये सब जो ट्रेवल्स रहते हैं वो जो टिकट इशू करते हैं ना अपने को, वो टिकट को ही इनवॉइस माना गया, राइट, वो टिकट को ही इनवॉइस। तो देखो टैक्स इनवॉइस इशूड इज डीम्ड टू बी एज टिकट, दैट इज सीरियल नंबर रहता है उस पर, रेसिपिएंट का एड्रेस वगैरह ऑप्शनल है, कभी नाम जरूरी है, नाम जरूरी है, और वो जो टिकट इशू करेंगे दैट इटसेल्फ इज अ इनवॉइस। ओके चलो फटाफट 10 मिनट में मैंने पूरा पेज बता दिया आपको, अभी आपको हार्डली 2 मिनट लगेंगे, अभी के अभी लेक्चर को पॉज करो और पूरे पॉइंट्स रिकॉल करो, फिर आगे के पॉइंट पे आना। ओके लेक्चर को पॉज कर रहे हैं आप। नेक्स्ट, वेयर द सप्लाई इज मेड ऑन द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, है ना, तो अगर आप किसी एससीजेड को सप्लाई कर रहे गुड्स का, एससीजेड, या फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे गुड्स का ऑन पेमेंट ऑफ, देखो 2 टाइप के सप्लाई होते हैं, है ना, एक्सपोर्ट सप्लाई 2 टाइप के होते, एक्सपोर्ट या तो पेमेंट पहले करो, आईजीएसटी पेमेंट कर दो और फिर इसका रिफंड ले लो, है ना, आईजीएसटी पेमेंट और देन क्लेम द रिफंड, और अदरवाइज क्या करो आप, बॉन्ड, करेक्ट बॉन्ड के बेसिस पे आप एक्सपोर्ट करो। तो उसके बारे में देखो, सप्लाई मीन्ड फॉर एक्सपोर्ट और सप्लाई टू एससीजेड यूनिट और अ डेवलपर, एससीजेड में यूनिट से डेवलपर रहते हैं, है ना, फॉर द अथॉराइज्ड ऑपरेशन ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, हमेशा याद रखना जो एक्सपोर्ट करते इसको इंटरस्टेट सप्लाई माना जाता है, ये बहुत डिटेल में देखा है हम लोगों ने, तो उसको आईजीएसटी लगाना पड़ेगा, और अगर बॉन्ड है तो विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आप गुड्स को बेच सकते, आपको कंट्री का नाम, डेस्टिनेशन, ये सब डालना पड़ेगा, कुछ खास नहीं। देन ये भी हम लोगों ने देखा है कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ध्यान से सुनना, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जैसे एक छोटा सा किराना शॉप है, अब वो किराना शॉप में रोज के हजारों कस्टमर्स आते हैं गाइस, हजारों कस्टमर्स आते हैं। अब क्या हर एक को, जैसा हमारा एक किराना शॉप है जिसमें कोई 1 किलो शुगर लेके जाता 50 रुपए की, कोई एक साबुन लेके जाता 20 रुपए की, तो क्या कितने टैक्स इनवॉइस फाड़ेंगे ऐसे आप? तो ये एग्जेम्पशन दिया, नो टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई इज रिक्वायर्ड इफ द वैल्यू इज बिलो 200, अगर सप्लाई की वैल्यू बिलो 200 है और खरीदने वाला अनरजिस्टर्ड है एंड रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, ये दोनों कंडीशन होना चाहिए। इफ द वैल्यू इज बिलो 200 एंड पर्सन इज अनरजिस्टर्ड, डू नॉट रिक्वायर सच अ इनवॉइस, और उसको इनवॉइस नहीं चाहिए तो ठीक है, नहीं फाड़ते। लेकिन उस केस में क्या करता है, वो जो शॉपकीपर है वो पूरे दिन भर का जितना सेल हुआ एक साथ पूरा इनवॉइस फाड़ देता है। हाउएवर he shall raise the consolidated tax invoice at the end of each day, consolidated tax invoice फाड़ दिया, सिंपल है। अब इमेजिन करो यार, आप आज आपके आजू बाजू कोई शॉप होगी, किराना शॉप, स्टेशनरी शॉप, आप एक पेन लेने गए, वो तो बैठते बताओ जी ये क्या नाम है आपका, फलाना ढिमा का पेन, 2 रुपए का यूज एंड थ्रो वाला, गांव भर की, अरे ठीक है 200 रुपए के काम है तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मूवी देखने जाते हो, है ना, मल्टीप्लेक्स में, तो उसके केस में एक्सेप्शन है, मान के चलो वो मूवी थिएटर का टिकट है, मल्टीप्लेक्स की बात करें, मल्टीप्लेक्स की, सिर्फ मल्टीप्लेक्स मतलब जहां बहुत सारी स्क्रीन रहते, उसकी टिकट आपको 150 रुपए की है, 150 रुपये है, बट फिर भी इनवॉइस बनाना पड़ेगा, टिकट मैंडेटरी है उनके लिए। अपन अनरजिस्टर्ड, देखो अपन मूवी देखने जाते हैं, हम सब अनरजिस्टर्ड लोग हैं, राइट, बट स्टिल ये 200 रुपए की कम है, बट फिर भी मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वालों को इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी। देखो दिस बेनिफिट इज नॉट एप्लीकेबल, देखो 200 वाला बेनिफिट इज नॉट एप्लीकेबल टू द सप्लायर एंगेज इन मेकिंग द सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन और
एग्जीबिशन ऑफ सिनेमैटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन। अगर आपका एक नॉर्मल थिएटर है, मान के चलो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाला नहीं है, नॉर्मल थिएटर है, तो फिर वो बेनिफिट ले सकते, बट मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले नहीं ले सकते। फर्दर सच अ सप्लायर शॉल इशू द इलेक्ट्रॉनिक टिकट विच वुड बी डीम्ड एज टैक्स इनवॉइस। आपने देखा होगा क्यूआर कोड वगैरह स्कैन, इलेक्ट्रॉनिक टिकट भी आजकल इशू करते हैं, तो इट इज सफिशिएंट, उसको भी हम टैक्स इनवॉइस बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट इनवॉइस। नाउ रिवाइज टैक्स इनवॉइस, अब ये क्या होता है ये भी समझा देता हूं मैं। देखो लेट्स से कि ध्यान से सुनो, ये आपका एक मंथ है, लेट्स से ये है 15 अगस्त, ओके 15 अगस्त। इस दिन आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया 20 लाख से, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 20 लाख से क्रॉस होने के बाद, आपको मालूम। और ये रजिस्ट्रेशन कब तक लेना पड़ता है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन इट क्रॉसेस द टर्नओवर। तो मान के चलो ये कब होते हैं 30 डेज? 15 सितंबर। तो 15 सितंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, बराबर। अब आपने अप्लाई कर दिया यहां पे, लेट्स से 10 सितंबर को आपने अप्लाई कर दिया, 10 सितंबर को नंबर के लिए, विद इन 30 डेज करना था, हमने 10 सितंबर को कर दिया विद इन 30 डेज। और हमारा नंबर आ गया लेट्स से यहां 20 सितंबर को, है ना। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलॉटेड, हमको अलॉट हो गया, और इस दिन हमने क्या कर दिया? आरसी के लिए अप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई। अब सवाल ये उठा गाइस, ध्यान से सुनो, आपको मालूम है कि अगर हमारी लाइबिलिटी यहां से है और हमने विद इन 30 डेज में अप्लाई किया, तो ये सर्टिफिकेट भले ही लेट आया, लेकिन हम लायबल कब से माने जाते? जिस दिन हमारा टर्नओवर एक्सीड हुआ उस दिन से, है ना। लेकिन अब हमारे पास जीएसटीएन नंबर आया 20 सितंबर को, ध्यान से सुनो, हमारे पास नंबर कब आया? 20 सितंबर को नंबर आया। अरे भाई, जब हमारे पास नंबर ही नहीं है, जीएसटी नंबर ही नहीं है, तो हम जीएसटी कैसे लगा के दे? तो ये जो पीरियड है 15 अगस्त से लेके तो 20 सितंबर तक, हमने कोई भी इनवॉइसेस पे जीएसटी लगा के नहीं दिया, कोई भी क्योंकि हमारे पास जीएसटी नंबर ही नहीं था। कैसे देंगे, कैसे देंगे टैक्स इनवॉइस आप, बराबर। तो हमने तो नहीं दिया सर। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि आप जिस दिन ये नंबर आएगा, जिस दिन ये नंबर आएगा, वहां से 1 मंथ में, वहां से 1 मंथ में ये पूरे इनवॉइसेस को रिवाइज कर डालो। कौन से? ये पीरियड के इनवॉइस को 15 सितंबर 15 अगस्त से लेके तो 20 सितंबर तक के इनवॉइसेस को आप क्या कर डालो? रिवाइज कर डालो। अरे समझ में आया? ग्रेट। विद इन 1 मंथ, तो रजिस्ट्रेशन आपको जिस दिन लायबल हुए वहां से 1 मंथ में लेना है। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो जिस दिन आपका टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड हुआ था वहां से आप लायबल हो जाते हो। तो फिर जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला वहां से 1 मंथ तक ये पूरे इनवॉइसेस को आपको क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा। वही लिखा। देन नेक्स्ट, बिल ऑफ सप्लाई। चलो एक बार पढ़ लो, है ना, फटाफट पढ़ लो। मैंने एग्जांपल भी बता दिया, एग्जांपल नोट डाउन कर लो अपनी लैंग्वेज में। बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू करता है गाइस? अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो या फिर कंपोजिशन डीलर बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। टू बी इशूड बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर, ये हमने ऑलरेडी देखा था, बिल ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 10 और अंडर प्रिजम्पटिव लेवी, है ना, वो 3% वाला, 3% प्रिजम्पटिव लेवी वाला। एंड टू बी इशूड व्हेन supplier makes the supply of exempted goods or services, और exempted include nil rated, नॉन जीएसटी, होली एग्जेम्प्टेड, ये सब एग्जेम्प्टेड में आ जाता है बिल ऑफ सप्लाई, बीओएस जिसको, राइट। तो आप कब कब इशू करोगे? या तो आप कंपोजिशन डीलर हो, या तो आप ये नोटिफिकेशन 2/19 के तहत गुड सप्लाई करें, या फिर आप एग्जेम्प्ट सप्लाईज करो। एग्जेम्प्ट इंक्लूड नॉन जीएसटी, नॉन जीएसटी में तो कोई बिल ऑफ सप्लाई लगेगा नहीं, लेकिन डेफिनेशन में है नील रेटेड, ये सब के केस में आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना। ओके, तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करना है, रिवाइज्ड वाउचर, बिल ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस, राइट। देन नेक्स्ट इज रिफंड वाउचर। रिफंड वाउचर सिंपल एकदम। देखो, जैसे आपने कोई एडवांस लिया, अब एडवांस पे आपको मालूम है, हम लोगों ने देखा है गाइस, एडवांस पे जो जीएसटी है, ध्यान से सुनना, एडवांस पे एडवांस रिसीव्ड किसके अगेंस्ट में हो सकता है? या तो गुड्स के अगेंस्ट में, या तो सर्विसेज के अगेंस्ट में, बराबर। बट हमें मालूम है गाइस
कि गुड्स के अगेंस्ट में एडवांस है तो आपको जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है एडवांस पे, नो जीएसटी ऑन एडवांस। बट अगर एडवांस सर्विसेज के लिए तो फिर उसको जीएसटी कंपलसरी। अरे बराबर। तो देखो, अब एडवांस आपने लिया था किसका? सर्विसेज का, ऑफ कोर्स, क्योंकि गुड्स में तो जीएसटी है नहीं, तो आपने सर्विसेज पे एडवांस लिया था और उसका रिफंड कर दिया, तो आपको क्या इशू करना पड़ेगा? रिफंड वाउचर। तो देखो, टू बी इशूड व्हाइल रिफंडिंग द मनी which was received in advance for the provision of supply but subsequently it was not made। जैसे आपने, मान के चलो मैं लाइव बैच लेता हूं, आपने मेरे यहां पे बैच लगाई, राइट, और मैंने आपसे जीएसटी वसूल किया और आपको एडवांस में पैसे देना पड़ता, 15,000 फी है, 10,000 आपने एडवांस भर दिया। अब मैंने कोई कारण की वजह से कैंसिल कर दिया बैच, तो मुझे आपको रिफंड वाउचर इश्यू करना पड़ेगा, है ना? रिफंड वाउचर मैं आपको दे दूंगा। लेकिन गुड्स के केस में देने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुड्स के केस में जीएसटी भी नहीं, यहां जीएसटी, इसलिए रिफंड वाउचर आया। पेमेंट वाउचर, सिंपल। तो पहले चैप्टर में हमने देखा था, अगर आपको याद होगा तो ध्यान से सुनो, फर्स्ट चैप्टर, कि अगर मैं कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स परचेस कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स परचेस कर रहा हूं, तो वो तो मुझे बिल नहीं दे सकता, तो मैं उससे एक पेमेंट वाउचर साइन करवा के लूंगा कि देख, आई आशीष, प्रोप्राइटर ऑफ एडी क्लासेस, पेड यू 1,000 रुपीज फॉर क्लीनिंग ऑफ माई हाउस, दैट इज पेमेंट वाउचर, मेरे रिकॉर्ड के लिए, ताकि ऑडिटर जब आएगा तो वो चेक कर पाएगा। तो देखो, पेमेंट वाउचर टू बी इशूड while making the payment to the unregistered person for the supplies under section 9(4) or 5(4) of IGST, supplying the specified service under reverse charge। और रिवर्स चार्ज के केस में हमने देखा था 5,000 के ऊपर रिवर्स चार्ज वाला केस। देन नेक्स्ट, रिसिप्ट वाउचर, है ना, रिसिप्ट वाउचर। तो अगर मुझे कोई एडवांस मिला, सर्विसेज के केस में एडवांस मिला, वो क्या था? रिफंड था, मैंने रिसिप्ट लिया और आपको रिफंड दिया, तो रिफंड वाउचर। मुझे पैसे मिले जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने आए, तब मैं आपको क्या इशू करूंगा? रिसिप्ट वाउचर। लेकिन ये सिर्फ एडवांस ऑफ सर्विसेज के केस में एप्लीकेबल होगा रिसिप्ट, क्योंकि मैं आपको जीएसटी लगा के दे रहा हूं। गुड्स के केस में, एडवांस के केस में, गुड्स एडवांस के केस में जीएसटी नहीं है, तो वहां रिसिप्ट वाउचर इशू करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, राइट? देखो, इट इज टू बी इश्यूड रिसिप्ट, सिंपल है ना, मुझे पैसा मिला तो मैं रिसिप्ट वाउचर इशू करूंगा। On the receipt of advance for supply of services, for the receipt of advance of supply of goods, GST is not payable, goods के एडवांस पे नहीं है, इसलिए receipt of such a advance accordingly refund voucher is not to be issued in such a case। तो refund voucher इशू करने की जरूरत नहीं अगर वापस करने का भी काम पड़ा तो। और आपको मालूम है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई अगर वो गुड्स का या सर्विसेज का रेट मालूम नहीं है आपको, तो फिर रेट माना जाता है 18%। और इंटरस्टेट सप्लाई मान के, प्लेस ऑफ सप्लाई मालूम नहीं है आपको, तो उसका इंटरस्टेट सप्लाई कंसीडर करना पड़ता है, ये लॉ में बोला है, पढ़ो। इफ एट द टाइम ऑफ सप्लाई द रेट ऑफ टैक्स एंड नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल, ये पता नहीं चल रहा है, तो फिर उस केस में 18% का आप रेट ले सकते हो, या फिर उसको इंटरस्टेट सप्लाई मानना पड़ेगा आईजीएसटी में, आईजीएसटी मान के, या फिर नहीं, उसको इंटरस्टेट सप्लाई मानना। रिसिप्ट वाउचर समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट इज सेल्फ इनवॉइस। सेल्फ इनवॉइस, अब देखो, मैंने, या आशीष है एडी क्लासेस, राइट, मैंने कोई गुड्स या सर्विसेज परचेस की, गुड्स और सर्विसेज, और इसके ऊपर आरसीएम में टैक्स है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, राइट, और ये मैंने मान के चलो यूआरडी पर्सन से किया, तो ऑटो इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तो आरसीएम में टैक्स भरना है भाई, तो फिर मैं खुद का ही एक इनवॉइस बना लेता हूं कि मैंने इतने वैल्यू की सर्विस ली और इसके ऊपर इतना टैक्स मैंने पे किया आरसीएम में, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इनवॉइस। रेसिपिएंट हैव रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर आरसीएम एंड ही हिमसेल्फ विल रिक्वायर्ड टू इश्यू द इनवॉइस, सेल्फ इनवॉइस। कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस फॉर एवरी मंथ to be issued at the end of every month, where the aggregate value of supply is liable to tax at RCM and the value exceeds 5,000। याद होगा आपको, 5,000 के ऊपर यूआरडी पर्सन को आरसीएम, तो अभी तक ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हुए एक्चुअल लाइफ में, बट यूआरडी पर्सन से वो तो इनवॉइस इशू नहीं कर पा रहा है, तो आपको ही खुद का इनवॉइस जनरेट करना, और ये मंथली आप कर सकते।
देन इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। द बेस्ट एग्जांपल, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, देखो आई एम रजिस्टर्ड पर्सन मान के चलो एडी क्लासेस, और आप लोग यूआरडी हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, तो आप मेरे से क्या लेते हो, देखो लेक्चर भी ले रहे हो, लेक्चर और बुक्स भी ले रहे हो, बराबर। तो बुक्स इज अंडर एग्जेम्प्ट सप्लाई और लेक्चर है टैक्सेबल सप्लाई। ध्यान से सुनो, लेक्चर क्या है, टैक्सेबल सप्लाई। तो देखो अब मुझे ये लेक्चर के लिए टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस, और बुक के लिए बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। अब भी हमने देखा, अरे बराबर, एग्जाम के लिए बिल ऑफ सप्लाई, तो अब मैं क्या दो दो चीजें आपको इशू करूंगा? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो आप इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो, एक ही डॉक्यूमेंट चलेगा। तो देखो, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन इज सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू अ अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है तो फिर तो दोनों अलग अलग जाएंगे, बट इफ यू आर अनरजिस्टर्ड देन अ सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में बी इशूड फॉर ऑल सच अ सप्लाई। तो ये मैंने आपका एग्जांपल इसलिए दिया कि आप फट से पकड़ में आएगा, राइट। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमने ऑलरेडी देख लिया है। देन टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई टू अ कंपनी ऑफ ट्रांसपोर्ट, बहुत सिंपल है, देखो अ पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस शॉल कैरी अ कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई issued in accordance with the provision of rules in case where such a person is not required to carry the e-way bill under these rules। पर देखें, ई-वे बिल तब कैरी करना पड़ता है अगर इनवॉइस की वैल्यू 50,000 के ऊपर गई। अब मान के चलो कि आपका गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से जा रहा, कहां से, नागपुर से मुंबई, और वो गुड्स की वैल्यू है सिर्फ 20,000 रुपए, तो आपने ई-वे बिल तो नहीं बनाया, लेकिन वो ट्रांसपोर्टर को ये बिल की कॉपी, टैक्स इनवॉइस की कॉपी अपने साथ रखना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। कभी भी ये जीएसटी वाले आपको पकड़ सकते। अरे समझ में आया, ग्रेट। तो इसीलिए तो बोला 3 कॉपी, इसीलिए तो बनाते हैं ना, एक सप्लायर, एक ट्रांसपोर्टर और एक रेसिपिएंट। सो ऑल दिस कॉपी, रिफंड वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, देन योर सेल्फ इनवॉइस, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, या ये ट्रिप्लीकेट कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस, डुप्लीकेट कॉपी, ये सब मेंटेन करना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, सो दीज आर ऑल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। देन नेक्स्ट इज क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये क्रेडिट और डेबिट नोट से बड़े परेशान रहते, राइट। चलो मैं आपको समझा देता हूं पहले, एक क्रेडिट नोट और डेबिट नोट होती क्या है, राइट। बहुत इत्मीनान से समझाता हूं, जल्दी से समझ जाओ। देखो, ये आशीष है, ओके, और ये है मिस्टर सागर। आप लोग सागर भी जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन, और मैं भी रजिस्टर्ड, ओके ना। मैंने इसको गुड्स बेचा 1 लाख रुपए के, और इसके ऊपर जीएसटी लगा के दिया 10,000 रुपए, ओके। तो 1,10,000 की इनवॉइस मैंने बनाई, ओके ना। अब देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, बिल्कुल इत्मीनान से, मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं आपको। आई नो आप बहुत क्रेडिट और डेबिट नोट में बड़े कंफ्यूज होते हो, कुछ कठिन नहीं है। देखो, अब सिंपल अकाउंट की एंट्री, देखो ये मेरे लिए क्या है, आशीष के एंगल से सोचो, सागर मेरे लिए क्या है बेटा, डेटर, क्योंकि मुझे उससे पैसा रिकवर करना है, डेटर है। तो मैं सिंपल एंट्री मेरे बुक्स में पास करता हूं, सागर का अकाउंट डेबिट करूंगा, सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट। ये तो बहुत सिंपल है भाई, ये आपने पढ़ी होगी पक्का, राइट। तो सागर मेरा क्या हो गया बताओ, सागर मेरा हो गया डेटर, ओके ना। अब ये जो वैल्यू है, मान के चलो ये जो वैल्यू 1 लाख रुपए, कोई कारणवश ऐसा हो सकता है कि मैंने ये ज्यादा, गलती से ज्यादा वैल्यू, मेरे अकाउंटेंट ने ज्यादा वैल्यू का बिल बना दिया, राइट। तो देखो, ये 1 लाख रुपए की एक्चुअल वैल्यू बिल में जाना चाहिए थी 90,000 ही, बट मेरे अकाउंटेंट ने बिल कितने का बना दिया, 1 लाख रुपए का। या हो सकता है कि ये मेरे अकाउंटेंट ने टैक्स ज्यादा लगा दिया, ऐसे भी हो सकता है, राइट। तो ऐसे केस में अब ये वैल्यू तो 1 लाख रुपए की मेरे बुक्स में, मैंने सागर को 1 लाख रुपए से डेबिट कर दिया, डेटर बोल के 1 लाख रुपए से डेबिट कर दिया, बट एक्चुअल डेबिट कितने से करना चाहिए था, 90,000 से। तो मैं क्या करूंगा,
मैं सागर को एक क्रेडिट नोट इश्यू करूंगा। क्रेडिट नोट, वाई बेटा? अरे सिंपल, सागर मेरा क्या है, डेटर, मैंने उसको डेबिट किया है, तो अब डेबिट कम करने के लिए मुझे क्या इश्यू करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट। अरे इतना सिंपल है यार, लोग क्या बोलते हैं कठिन है मुझे बताओ, डेबिट क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट कौन इश्यू करेगा? ऑफ कोर्स कौन इश्यू करेगा? सप्लायर। सप्लायर कब कब इश्यू करेगा वो भी बता दिया। अगर गलती से वैल्यू ज्यादा बिल में डाल दी, या गलती से टैक्स ज्यादा डाल दिया बिल में, या हो सकता है कि मैंने सेल करने के बाद डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट भी तो दे सकता हूं ना मैं। तो डिस्काउंट मतलब क्या? वैल्यू कम हो गई। अरे 1 लाख के गुड्स बेचे, 20,000 रुपए का डिस्काउंट दिया सागर को, तो मुझे क्या, मैं क्या इश्यू करूंगा? क्रेडिट नोट इश्यू करूंगा। अरे समझ में? तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी क्रेडिट नोट से। अरे ध्यान में आया? तो देखो कब कब ये क्रेडिट नोट इश्यू होती है। देखो क्रेडिट नोट कब इश्यू होती है, देखो वेन एवर द सप्लायर वॉन्ट्स टू क्रेडिट द अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन है? सागर और आशीष सप्लाई। मैं उसकी वैल्यू कम करना चाहता हूं, ही इश्यूज द क्रेडिट नोट। सप्लायर वॉन्ट्स टू क्रेडिट मतलब उसकी बिल की वैल्यू कम करना चाहता हूं, तो कब हो सकता है? देखो क्रेडिट नोट विल बी इशूड बाय द सप्लायर इन फॉलोइंग केसेस। देखो एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लोअर देन दैट इज स्टेटेड इन ओरिजिनल इनवॉइस। मैंने बताया 1 लाख का इनवॉइस बट वैल्यू कम थी। या फिर टैक्स चार्ज इन ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस इज हाइयर देन एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स। टैक्स ज्यादा चार्ज कर दिया मैंने, उसको कम करना है। या फिर गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न बाय द रेसिपिएंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि रेसिपिएंट को गुड्स पसंद नहीं आया, उसने पूरे गुड्स मुझे वापस भेज दी, तो मैंने उसको 1 लाख से डेबिट किया था, अब मुझे 1 लाख से क्रेडिट करना पड़ेगा, तो मुझे क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। एंड गुड्स और सर्विसेज आर डेफिशिएंट। डेफिशिएंट मतलब उसकी वैल्यू कम है, या डिस्काउंट इशू क्या अपन बोल सकते हैं। और डिस्काउंट गिवन बाय सप्लायर, ये भी सिमिलर पॉइंट हो सकता है। अरे समझ में आया? अब ये जो क्रेडिट नोट रहेगी, ये क्रेडिट नोट कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट है? कौन से? क्योंकि मान के चलो मैं सागर को तो साल भर में 100 इनवॉइसेस इशू किया, महीने में 100 इनवॉइस इशू की, लेकिन एक ही इनवॉइस में गलती हुई, तो कौन से इनवॉइस से रिलेटेड है? ये क्रेडिट नोट में पूरी डिटेल होना चाहिए कि ये क्रेडिट नोट इज इशूड फॉर द इनवॉइस नंबर 14 जिसमें वैल्यू 10,000 रुपए से ज्यादा है। तो ये ऐसे वो इनवॉइस से लिंक्ड होना चाहिए। देखो एवरी क्रेडिट नोट मस्ट बी लिंक टू द स्पेसिफिक ओरिजिनल इनवॉइस। In case the credit note is issued for discount, the discount must be provided in terms of agreement entered into or before of time of supply as provided under section 15(2), separately shown in invoice. Conditions of the post discount supply are complied with. मतलब क्या? ध्यान से सुनना अब ये पॉइंट। देखो इनवॉइस आप दो टाइम पे डिस्काउंट आप जो है, डिस्काउंट ये 2 टाइम पे दे सकते हो। डिस्काउंट, राइट? डिस्काउंट या तो दे सकते हो गाइस बिफोर सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या दे सकते हो आफ्टर सप्लाई, राइट? अगर आपको डिस्काउंट बिफोर सप्लाई देना है तो ऑफकोर्स वो डिस्काउंट लेट से 1 लाख रुपए के गुड्स है वैल्यू, तो आपको डिस्काउंट बिल में मेंशन करना पड़ेगा 10,000 रुपए का। और अब वैल्यू ऑफ सप्लाई की 90,000 और इसके ऊपर लगेगा जीएसटी। डिस्काउंट पे कभी जीएसटी नहीं लगता, राइट? तो डिस्काउंट शुड प्रोमिनेंटली इंडिकेटेड इन द इनवॉइस इफ इट इज गिवन बिफोर सप्लाई। जैसे आप कोई मोबाइल शॉप में गए, उसने बोला देखो साहब मोबाइल तो है 15,000 का बट हम आपको 2,000 रुपए डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट शुड बी इंडिकेटेड प्रोमिनेंटली इन द इनवॉइस ना। अगर ये आफ्टर सप्लाई है तो मतलब क्या कि मैंने आपको गुड्स भेजे और वो गुड्स खराब निकल गए, डेफिशिएंट निकल गए, उसकी वैल्यू थी 1 लाख, आपने बोला साहब देखो अगर मैं इसके 80,000 रुपए दूंगा उससे ऊपर नहीं दूंगा, तो मैं बोला ठीक है यार अब खराब निकल गया आप वापस भेजेंगे, लेकिन बिल तो पूरा 1 लाख रुपए का बन के आपके पास गए है ना, बिल पूरा 1 लाख रुपए। तो ऐसे केस में हमने अभी देखा कि हम लोग क्या इश्यू करेंगे गाइस? क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे, क्रेडिट नोट फॉर डिस्काउंट, है ना? डिस्काउंट के लिए क्रेडिट नोट इश्यू करें। अब ध्यान से सुनो, जब ये गुड्स आपके पास गए थे तो जीएसटी तो पूरे 1 लाख रुपए पे लगा था, लेट से 18,000,
एट द रेट ऑफ 18%, राइट? ये तो बाद में पता चला गाइज कि ये गुड्स खराब है, ये तो बाद में पता चला ना भाई। तो हमने क्रेडिट नोट भी इशू कर दी 10,000 रुपए के लिए, 10,000 रुपए हमने कम किए, 90,000 के गुड्स किए, तो अकॉर्डिंगली उसका जीएसटी भी कम होना चाहिए, 10,000 पे 18%, जीएसटी भी कम होना चाहिए 1,800 रुपए का, अरे बराबर। तो ये कम होगा प्रोवाइडेड आप दोनों के बीच में, मतलब सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में एग्रीमेंट है। क्या एग्रीमेंट है गाइस? कि अगर गुड्स, मतलब डिस्काउंट अगर पोस्ट सप्लाई है, डिस्काउंट अगर पोस्ट सप्लाई, तो सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए कि अगर गुड्स खराब निकलते हैं तो हम ये डिस्काउंट बाद में भी दे सकते हैं, ऐसा एग्रीमेंट दोनों के बीच में होना चाहिए, तभी ये क्रेडिट नोट डिस्काउंट के लिए पॉसिबल है। अदरवाइज डिस्काउंट के लिए क्रेडिट नोट इश्यू नहीं कर पाएंगे। बिफोर सप्लाई तो समझ में आता हो, इनवॉइसेस में रहेगा, बट आफ्टर सप्लाई ये तभी होगा अगर इनके बीच में एग्रीमेंट पहले से हुआ है कि भाई अगर गुड्स खराब निकलते हैं या फिर और कोई चीज होती है तो हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट है कि हम आपके गुड्स पे डिस्काउंट देंगे, तो ही आफ्टर सप्लाई का डिस्काउंट कंसीडर किया जाए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही वहां पे लिखा हुआ है। देन टाइम लिमिट टू इश्यू द क्रेडिट नोट और डिक्लेयर द क्रेडिट नोट इन द रिटर्न, अगेन इंपॉर्टेंट। देखो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है ना। देखो अब मान के चलो कि ये इनवॉइस है जो मैंने आपको दिया, टैक्स इनवॉइस, और ये दिया 1 जनवरी को मैंने आपको दिया था, 1 जनवरी, राइट? ये आशीष ने सप्लाई किया और ये सागर के पास इनवॉइस गया, 1 लाख रुपए का इनवॉइस, और इसके ऊपर 18,000 का जीएसटी मैंने आपसे कलेक्ट किया और ये 18,000 मैंने गवर्नमेंट को भर दिया। ओके, पे कर दिया गवर्नमेंट को। ध्यान से सुनो, अब ये 18,000 का सागर ने आईटीसी ले लिया होगा, आईटीसी ऑफ रुपीज 18,000 क्रेडिट ले लिया। लेकिन आपको मालूम है कि ये आईटीसी लेने के लिए ये सागर के 2A में दिखना जरूरी है, जीएसटीआर 2A है ना, 2A में दिखना जरूरी, और इसके 2A में ये कब दिखेगा? राइट, करेक्ट, जब मैं मेरा जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा। ये रिटर्न में बहुत डिटेल में बताया, मैं जीएसटीआर 1 में पूरा इनवॉइस का डिटेल डालूंगा, कौन से दिन इनवॉइस इशू किया, पार्टी का नाम क्या है, रेसिपिएंट का जीएसटीएन नंबर क्या है, कितनी वैल्यू है, टैक्स कितने, पूरी डिटेल मैं जीएसटीआर 1 में, मेरे जीएसटीआर 1 में डालूंगा, आशीष की, राइट? और फिर वो सागर के 2A में रिफ्लेक्ट होगा और फिर वो उसका क्रेडिट ले लेगा ना। ये तो सब हो गया। अब मैंने बाद में उसको क्रेडिट नोट इशू किया, क्रेडिट नोट इशू किया, तो ये सप्लाई की वैल्यू कम हो गई है ना, सप्लाई की वैल्यू 10,000 रुपए का क्रेडिट नोट इशू किया तो सप्लाई की वैल्यू कम हो गई। तो मैंने तो जीएसटीआर 1 में पूरा 1 लाख रुपए का सप्लाई बताया, तो अब उसके अगेंस्ट में जो क्रेडिट नोट इशू किया 10,000 रुपए की, मतलब ये वैल्यू ऑफ सप्लाई मैंने जो 1 लाख बताया था जीएसटीआर 1 में और टैक्स 18,000 रुपए बताया था, वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई मुझे 90,000 ही बताना चाहिए था, अरे बराबर। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जीएसटीआर 1 में क्रेडिट नोट इशू करूंगा, क्रेडिट नोट इशू करूंगा, राइट? अब ये क्रेडिट नोट कब तक डाल सकते हो आप? तो देखो ये आपका ईयर है, मान के चलो 21-22, इफ सपोज दिस इज योर ईयर, तो आप कब तक इशू कर सकते हो? वो दिया है वहां पे सितंबर मंथ, या फिर इस साल के एनुअल रिटर्न की डेट क्या है आपको मालूम है? 31 दिसंबर 22। तो ये साल की अगर आपकी क्रेडिट नोट है तो आपको इन डेट तक, इस डेट ऑफ फाइलिंग, ड्यू डेट नहीं, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, मैं मान के चल रहा हूं कि इस दिन फाइल किया, और ड्यू डेट ऑफ सितंबर, यहां तक आप ये क्रेडिट नोट को अपलोड कर सकते हो। तो देखो वहां पे डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ सच अ क्रेडिट नोट इन द रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच अ क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड बट नॉट लेटर देन, देखो मैक्सिमम कितना, एक तो उन्होंने बोला कि जिस महीने में क्रेडिट नोट इशू की उसी महीने में डाल दो, अगर आप नहीं डाले, भूल गए, तो फिर कब तक? नॉट लेटर देन द सितंबर मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सप्लाई वाज मेड, मतलब ये आपका फॉलोइंग द ईयर, ये ईयर के सितंबर मंथ के रिटर्न तक, और द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न
विच एवर इज अर्लियर। तो पहली बात तो उन्होंने बोली जिस महीने में आपने क्रेडिट नोट इश्यू किया उसी महीने में आप डाल दो GSTR 1 में उसको, और उतने से सप्लाई की वैल्यू कम कर दो। और अगर आप भूल जाते हो तो जो आपका ईयर है उस ईयर का सितंबर मंथ और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सितंबर मंथ और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्या बेटा, एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सॉरी, यहां पे नॉट ड्यू डेट मतलब डेट ऑफ सितंबर, ये सितंबर महीने के रिटर्न था, सितंबर महीने के रिटर्न था, ड्यू डेट अभी कैंसिल हो गया, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सितंबर मंथ रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सितंबर मंथ रिटर्न और सितंबर मंथ रिटर्न और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो मान के चलो एनुअल रिटर्न यहां पे जुलाई में ही फाइल कर दिया, तो मैक्सिमम इस साल के क्रेडिट नोट्स आप जुलाई महीने तक डाल सकते, राइट, सिंपल। मैनर ऑफ इश्यू ऑफ क्रेडिट नोट्स, ये तो सिंपल है, 1-to-1 क्रेडिट नोट इश्यू करो बिल के अगेंस्ट में, या फिर उन्होंने बोला कंसोलिडेटेड भी आप डाल सकते। अच्छा, ये अगर क्रेडिट नोट आपने टाइम पे इशू किया है विद इन टाइम लिमिट, मतलब जो हमने देखा सितंबर या ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, तो ही आपको एडजस्टमेंट ऑफ लायबिलिटी पॉसिबल है ना। क्योंकि अब देखो 1 लाख पे, ध्यान से सुनना, ये जीएसटी तो आपने पहले 1 लाख पे भर दिया था, 1 लाख का बिल दिया मैंने, तो ये जीएसटी तो 18,000 1 लाख पे गया था, जबकि जाना कितने पे चाहिए था, 90,000 पे एट द रेट ऑफ 18%। तो ये जो जीएसटी कम आएगा उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, तो एडजस्टमेंट तभी पॉसिबल है अगर एक क्रेडिट नोट टाइम पे इशू हुआ है, अदरवाइज नहीं। वही वहां पे लिखा हुआ, टाइम पे आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। कैसे आपको बताओ एक बार, चलो देखो, सुनो देखो, तो 1 लाख रुपए का पहले बिल इशू किया था मैंने, जिसके ऊपर जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% कलेक्ट किया, 18,000 रुपए। ध्यान से सुनना, अब ये 18,000 रुपए मैंने सागर से कलेक्ट किया, सागर, और मैंने क्या किया, ये 18,000 रुपए कलेक्ट करके ये 18,000 रुपए गवर्नमेंट को भर दिया, राइट। और सागर ने आईटीसी क्लेम किया होगा 18,000 के, ये तो बहुत सिंपल है, राइट। अब देखो, अब मान के चलो कि ये गुड्स की वैल्यू मैंने बाद में क्रेडिट नोट इशू किया, क्रेडिट नोट, सिंप्लिसिटी के लिए क्रेडिट नोट इशू करते 50,000 रुपए, मतलब ये ओरिजिनल बिल 1 लाख का था, अब इसमें से 50,000 रुपए माइनस हो जाएगा। मतलब देखो, अब ये जो इनवॉइस बनना चाहिए था वो कितने का बनना चाहिए था, 50,000 का ही बनना चाहिए था वैल्यू, और इसके ऊपर जीएसटी कितने का होना चाहिए था, 9,000 का। बट देखो मैंने क्या, अच्छा ये सागर को, मतलब ये जो सागर है, ये सागर से मैंने 59,000 ही कलेक्ट करना चाहिए था, और मेरी लाइबिलिटी, आशीष की लाइबिलिटी गवर्नमेंट, मैंने तो 18,000 भर दिया, बट लॉजिकली कितना भरना चाहिए था, 9,000 ही भरना चाहिए था, राइट। और कॉन्सिक्वेंटली इसने जो आईटीसी लिया वो 18,000 का नहीं, इसने भी आईटीसी कितना लेना चाहिए था, 9,000 का ही। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो अब ये पिक्चर क्या दिख रहा है कि मुझे भरना चाहिए था 9,000, ध्यान से सुनो, मुझे भरना चाहिए था 9,000, बट मैंने भरा 18,000, मैंने भरा 18,000, मतलब मैंने एक्सेस 9,000 भरा, एक्सेस 9,000 भरा, तो वो एक्सेस जो भरा वो मैं मेरे अगले सप्लाई के साथ एडजस्ट करूंगा, अगला जो भी सप्लाई होगा उसके साथ 9,000 एडजस्ट कर दूंगा, प्रोवाइडेड, अरे भाई ये सागर को भी तो क्रेडिट आईटीसी 9,000 का ही मिलना चाहिए था, बट इसने क्रेडिट कितने का लेके रखा, 18,000 का, तो सागर को भी आईटीसी 9,000 का क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो सागर आईटीसी 9,000 का रिवर्स करेगा जो उसने एक्सेस ले लिया, और फिर मैं ये 9,000 जो मैंने एक्सेस भरा है उसका क्रेडिट ले लूंगा। अरे समझ में आया, मैं बाकी लाइबिलिटी के साथ मेरे एडजस्ट करूंगा, अरे ध्यान में आया, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ लाइबिलिटी, दैट इज रिडक्शन इन लाइबिलिटी। अब सिंपल डेबिट नोट्स, सिमिलर लाइन पे डेबिट नोट्स, ये भी बहुत सिंपल है। अब डेबिट नोट मतलब क्या, देखो सिंपल, इसका भी एग्जांपल लेके देखता हूं, देखो बताता हूं आपको। जैसे ये आशीष, मैंने सागर को गुड्स बेचा, सागर कितने के बेचा, 1 लाख रुपए के,
और इसके ऊपर जीएसटी लगाया लेट से 18%, 18,000। मान के चलो ये जो मैंने 18,000 का जीएसटी लगा के दिया ये इनवॉइस में, या तो ये जीएसटी 28% का है, मतलब को 28,000 लगाना चाहिए था और मैंने गलती से 18,000 लगा दिया, ये एक कारण हो सकता है। या ये गुड्स की वैल्यू मैंने, मेरे अकाउंटेंट ने गलती से 1,00,000 लगा दी, जबकि इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 10 लाख रुपए, 10 कम पंच कर दिया उसने, गधे ने। तो फिर ऐसे केस में मैं 9 लाख रुपीस की डेबिट नोट इश्यू करूंगा सागर को। डेबिट नोट्स मतलब क्या कि देखो सागर कितने से डेबिट है, देखो सुनो, सागर अकाउंट डेबिट है कितने से, 1,00,000 रुपए से ओरिजिनली टू सेल। अब मैं क्या करूंगा गाइस, अब मैं सागर को और डेबिट करूंगा कितने रुपए से, 9 लाख रुपीस, इसलिए इसे कहते हैं डेबिट नोट। तो देखो, whenever supplier wants to charge something, देखो चार्ज समथिंग फ्रॉम रेसिपिएंट, और चार्ज करना है मुझे फॉर सर्टन रीजन, he shall issue the debit note. Debit note will be issued by the supplier in following scenario. देखो, actual value is higher than the specified value in tax invoice. टैक्स इनवॉइस में 1,00,000 ही रुपए जबकि 10 लाख होना चाहिए. The tax charge in original invoice is lower than that is mentioned in taxable invoice. The debit note needs to be linked with original invoices of सब सेम है, and debit note contain all the particular detail, जो भी डिटेल है वो सब मेंशन होना चाहिए. और ये सेक्शन अपन बाद में देखेंगे. ये सेक्शन में अगर डेबिट नोट इश्यू की है ना, तो अब देखो अपन एक्सेस टैक्स लगा के दे रहे ना, डेबिट नोट में टैक्स ज्यादा का लगा के दे रहे, तो अगर ये सेक्शन में अगर डेबिट नोट इश्यू हुई, ये सब फ्रॉडुलेंट वाले, मतलब गलत इंटेंशन से आपने इनवॉइस को कम भाव में बनाया था, ये सेक्शन से हो, तो उस केस में सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिलता. फिर टैक्स मतलब जो एक्सेस हमने जीएसटी लगा के दिया उसका क्रेडिट रेसिपिएंट को नहीं मिलतेगा. राइट, वो पॉइंट दिया, देखेंगे अपन बाद में उसको. इसकी टाइम लिमिट कुछ नहीं है डेबिट नोट की. इसका रीजन क्या है, अरे क्योंकि उनका तो ज्यादा इनकम है ना. डेबिट नोट आप कभी भी इश्यू करो चलेगा, जितना वैल्यू का ज्यादा डेबिट नोट इश्यू करोगे उतना डिपार्टमेंट को जीएसटी ज्यादा मिलेगा. तो इसलिए देखो, डेबिट नोट मे बी रेज्ड एंड अपलोडेड सब्सिक्वेंटली विथ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ टाइम पीरियड फॉर डूइंग सो. क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ रही सप्लाई की, और सप्लाई की वैल्यू बढ़ेगी तो जीएसटी की वैल्यू बढ़ेगी, तो वो तो आप कभी भी इश्यू करो बोले चलता. इतने नालायक लोग. क्रेडिट नोट के लिए टाइम दे दिया, सितंबर मंथ और एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट, लेकिन इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं. राइट, तो ऐसा है डेबिट नोट अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई कम है. फिर गाइस एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है फार्मा सेक्टर के लिए. फार्मा सेक्टर बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग है. देखो सुनो, मैं समझाता हूं आपको. पहले देखो क्या होता है. ये है लेट्स से मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन का मैन्युफैक्चरर, सिप्ला, कोई नाम सुना होगा, सिप्ला, आरती ड्रग्स, सब मैन्युफैक्चरर के नाम है. राइट, अब ये क्या करता है, रॉ मटेरियल परचेस करता है. रॉ मटेरियल परचेस, राइट, और इससे ये मेडिसिन बनाता है. लेट्स से इसने रॉ मटेरियल परचेस किया 100 रुपीज का, और इसके ऊपर उसने जीएसटी एट द रेट ऑफ 5% दिया, तो 5 रुपए का जीएसटी दिया. अब ये 5 रुपए का आईटीसी कौन क्लेम करेगा बताओ, मैन्युफैक्चरर, क्योंकि उसने रॉ मटेरियल परचेस किया, आईटीसी क्लेम करेगा. अब ये मैन्युफैक्चरर ये मेडिसिन बेचता है होलसेलर को. लेट्स से इसने बेची है 110 रुपए में, और इसने जीएसटी लगाया 10 रुपए का, तो 120 रुपए में खरीदा होलसेलर ने. अब आईटीसी होलसेलर लेगा 10 रुपए का, 10 रुपए का क्रेडिट लेगा, बराबर. ये सब साइकिल चलते रहेगी, ये आपको मालूम. फिर इससे परचेस किया रिटेलर ने. रिटेलर को इसने बिल दिया लेट्स से 140 रुपए का, और 14 रुपए उसके ऊपर जीएसटी लगा के दिया. अब ये रिटेलर आईटीसी लेगा 14 रुपए. यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. राइट, ये मैन्युफैक्चरर का आईटीसी, ये होलसेलर का आईटीसी, और ये रिटेलर का आईटीसी. ना, अब ये मेडिसिन मैन्युफैक्चर होने के बाद ऐसे यहां तक पहुंच गई, और क्या हुआ गाइस, बहुत बार ऐसा होता है कि अब वो मेडिसिन बिकी नहीं रिटेलर के पास, और वो मेडिसिन हो गई एक्सपायर. मेडिसिन एक्सपायर होती है, उस पर डेट लिखे रहती है, एक्सपायरी डेट. राइट, अब मेडिसिन एक्सपायर हो गई,
तो अब इसका करेगा क्या? अरे ये रिटेलर क्या करेगा, खुद खा लेगा क्या? हाँ, बोले एक्सपायर हो गया, मैं खा लेता हूं इसको। अरे नलायक लोग। या फिर ये खाएगा नहीं तो उसका नुकसान होगा। तो ये जो मेडिसिन है जो रिटेलर के पास है, या हो सकता है होलसेलर तक की चेन है, जहां जिसके भी पास है, अब ये क्या करेंगे, इस मेडिसिन को वापस करना पड़ेगा। किसको? मैन्युफैक्चरर को वापस करना पड़ेगा, राइट? और फिर मैन्युफैक्चरर इसको दफना देगा। ओके, तो अब ये जो रिटेलर है, ये वापस जब करेगा ये मेडिसिन, एक्सपायर्ड मेडिसिन, तो गवर्नमेंट ने उसको दो ऑप्शन दिए, टू ऑप्शंस। दो ऑप्शंस में ये अपने जीएसटी का क्रेडिट रिवर्स कर सकता है। कैसे? देखो, पहला ऑप्शन अपन ऑप्शन 1 कंसीडर करते हैं। ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 में क्या बोला इन्होंने कि आप ये जो रिटेलर है ये क्या करेगा, एक फ्रेश इनवॉइस इश्यू करेगा। फ्रेश इनवॉइस किसको? होलसेलर। एज इफ ऐसा दिखाएगा कि ये रिटेलर अब सेल कर रहा है, वो एक्सपायर्ड मेडिसिन रिटेलर सेल कर रहा है होलसेलर को। सर उसकी वैल्यू क्या रहेगी? जिस वैल्यू में उसने परचेस किया वो वैल्यू, और उतना ही जीएसटी लगा के किसको दे देंगे? होलसेलर को। तो पहले रिटेलर देगा होलसेलर को, इनवॉइस बनाएगा 140 रुपए का और 14 रुपए का जीएसटी लगा के देगा। अरे समझ में आएगा? समझ में आया वैल्यू? तो ये वैल्यू रहेगी, और 140 रुपए भी इससे कलेक्ट करेगा रिटेलर। फिर होलसेलर क्या करेगा? होलसेलर देगा मैन्युफैक्चरर को, जितने में उसने गुड्स परचेस किया उतने रिटर्न कर रहा है। तो कितने में? 110 रुपए में वैल्यू, और जीएसटी उसके ऊपर 10 रुपए। अरे बराबर। अब देखो, जब ये रिटेलर होलसेलर को बेच रहा है, जब ये रिटेलर होलसेलर को बेच रहा है, तो होलसेलर क्या करेगा वापस? देखो ध्यान से सुनना, होलसेलर के लिए अब परचेस है, होलसेलर के लिए परचेस है, तो होलसेलर विल पे जिस 14 रुपीज का जीएसटी पे किया, तो इसका ये आईटीसी ले लेगा। उल्टे चक्कर चल रहा है, उल्टा। तो होलसेलर ने इसको 14 रुपए का जीएसटी पे किया, तो होलसेलर विल टेक क्रेडिट ऑफ आईटीसी। अरे बराबर। फिर होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को ये जीएसटी पे किया। होलसेलर ने किसको पे किया? जब ये बिल होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को दिया, तो मैन्युफैक्चरर ने उसको 10 रुपए का जीएसटी पे किया। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया, और होलसेलर अब गवर्नमेंट को भरेगा। तो ये 10 रुपए का क्रेडिट कौन लेगा बताओ? ये 10 रुपए का क्रेडिट लेगा आईटीसी, मैन्युफैक्चरर लेगा। और यहां आईटीसी कौन लेगा? 14 रुपए का होलसेलर, क्योंकि होलसेलर ने पे किया इसको। अरे समझ में आए? अब इसके पास ये गुड्स आ गए, अब ये गुड्स को ये मैन्युफैक्चरर क्या करता है? दफना देता है। अब मुझे बताओ, आईटीसी क्रेडिट तभी मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर डबल टैक्सेशन हो रहा है। यहां तो डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि अब ये गुड्स दफनाए जा रहे, ये गुड्स तो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंची नहीं, ये गुड्स तो दफनाए जा रहे। तो ये जो क्रेडिट अब ये मैन्युफैक्चरर ने लिया है 10 रुपए का, जब होलसेलर ने बिल दिया, मैन्युफैक्चरर ने उसको 110 रुपए, 110 प्लस 10 रुपए पे किया। अरे बराबर। तो ये 10 रुपए का क्रेडिट जो मैन्युफैक्चरर ने लिया, राइट, वो एक क्रेडिट है। मैन्युफैक्चरर ने दो क्रेडिट लेकर रखा, मैन्युफैक्चरर ने दो क्रेडिट लेकर रखे, ध्यान से सुनना। ये कि 10 रुपए का क्रेडिट है, और दूसरा क्रेडिट उसने ये 5 रुपए का भी लिया है, जब रॉ मटेरियल परचेस किया 5 रुपए का आईटी। तो सवाल ये है, अब ये गुड्स दफना दिए जा रहे, तो ये मैन्युफैक्चरर को ये क्रेडिट, कौन सा वाला क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा? वेदर टू रिवर्स 10 रुपए वाला क्रेडिट और 5 रुपए वाला क्रेडिट। आपका जवाब गलत है, उसे ये 10 रुपए वाला क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये गुड्स क्या हो रहे हैं? दफना दिए जा रहे, इस पे डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है। एक तो देखो, ये फॉरवर्ड, देखो ध्यान से सुनना, जब ये गुड्स ऐसे जा रहे थे, जब ये गुड्स पहले बेचे जा रहे थे, तब का ये 5 रुपए का क्रेडिट है, तो वो क्रेडिट तो बराबर ले लिया, क्योंकि आगे की चेन ऑफ सप्लाई में ये जो अमाउंट है ये गवर्नमेंट के पास गया है। जब ये फॉरवर्ड सप्लाई हो रहा था ये डायरेक्शन में, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, तब तो ये 5 रुपए का क्रेडिट वो ले सकता है, क्योंकि ये चेन में, फॉरवर्ड सप्लाई में गवर्नमेंट के पास सब पैसा गया है। मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर का भी गया, होलसेलर टू रिटेलर का भी गया। लेकिन जब रिटेलर से होलसेलर के पास आया और होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को वापस दिया, तो ये जो रिटर्न सप्लाई है उसमें डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा। तो इसलिए ये जो 10 रुपए का क्रेडिट है, ये आईटीसी
जो मैन्युफैक्चरर ने लिया था इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो वही वहां पे बोला है और इसका एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। देखो ये एग्जाम्पल पढ़ो आप, पहले समझ में आएगा। पढ़ो जो मैंने अभी बताया और फिर अपन ऊपर का पढ़ते। पढ़ो एग्जाम्पल, लेक्चर को पॉज करो, एग्जाम्पल पढ़ो। बहुत मेहनत करना पड़ता है आपको पढ़ाने के लिए, ये सब एग्जाम्पल बनाना पड़ता है भाई। चल देखो, अ पर्सन रिटर्निंग द टाइम एक्सपायर्ड गुड मे बी ट्रीट सच अ रिटर्न एज बिलो। तो पहला ऑप्शन देखो क्या है, पर्सन रिटर्निंग द एक्सपायर्ड मेडिसिन ट्रीटेड एज फ्रेश सप्लाई। जो रिटर्न कर रहा है, रिटर्न रिटेलर टू होलसेलर, होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर, इसको फ्रेश सप्लाई बोलेंगे और फिर इनवॉइसेस इशू करते जाएंगे। देखो, रिटर्न ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग्स और मेडिसिन मे बी ट्रीटेड एज अ फ्रेश सप्लाई एंड अकॉर्डिंगली पर्सन रिटर्निंग द गुड्स, मतलब रिटेलर या होलसेलर, इफ रजिस्टर्ड, अगर ऑफकोर्स वो रजिस्टर्ड है तो ही क्या इशू कर पाएंगे, टैक्स इनवॉइस फॉर द फर्दर रिटर्न ऑफ सच अ ड्रग्स और मेडिसिन। मैन्युफैक्चरर एक्सेप्टिंग the expired medicine or drug is entitled to claim the input tax credit of GST mentioned in tax invoice issued by the registered person returning such a goods। तो पहले तो वो एक्सेप्ट करेगा, आईटीसी लेगा, लेकिन बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल भी मारना पड़ेगा। ये कब पॉसिबल है, अगर ये चेन मतलब रिटेलर भी रजिस्टर्ड है, होलसेलर भी रजिस्टर्ड और मैं, तो ये रिटर्न के समय ये रिटेलर टैक्स इनवॉइस इशू कर पा रहा है। अब मान के चलो हो सकता है कि ये रिटेलर जो है ये कंपोजिशन स्कीम में है, कंपोजिशन स्कीम, या फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड, नॉट रजिस्टर्ड, तो फिर अब ये इनवॉइस कैसे इशू करेंगे, रजिस्टर नहीं है। तो देखो ऐसे केस में क्या लिखता है, कंपोजिशन और ये दोनों बोला, इन केस अ पर्सन रिटर्निंग द एक्सपायर्ड गुड्स और मेडिसिन इज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर, द बिल ऑफ सप्लाई शॉल बी इशू और उसके अकॉर्डिंगली द क्रेडिट कैन नॉट बी टेकन बाय द होलसेलर। तो रिटर्न करते समय अगर ये रिटेलर कंपोजिशन में है तो फिर होलसेलर उसका क्रेडिट नहीं ले सकता और रिटेलर को क्या इशू करना पड़ेगा, बिल ऑफ सप्लाई, राइट। इन केस ही इज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन, अब मान के चलो ऐसा भी केस लेते कि वो अनरजिस्टर्ड है, तो देखो द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स और मेडिसिन कैन बी रिटर्न बाय वे ऑफ इशूइंग कमर्शियल डॉक्यूमेंट विदाउट चार्जिंग एनी टैक्स ऑन देम, राइट। तो ऐसे केस में अब ये रिटेलर क्या करना पड़ेगा, इसको एक कमर्शियल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, एक पेपर पे कमर्शियल डॉक्यूमेंट कि भाई हम आपको ये वापस कर रहे, ये एक कमर्शियल डॉक्यूमेंट है, कोई इनवॉइस नहीं रहेगा, एक पेपर पे लिखा हुआ रहेगा कि इतने इतने रुपए के ड्रग्स मेडिसिन एक्सपायर हो गए और हम आपको वापस करें। और ये जो रिवर्सल वाला पॉइंट बताया, मैन्युफैक्चरर को क्या रिवर्स करना पड़ेगा वो पॉइंट दिया, जो होलसेलर से परचेस किया मैन्युफैक्चरर ने, उसका आईटीसी लिया था ये 10 रुपए का है ना, ये 10 रुपए का होलसेलर से जब परचेस किया था मैन्युफैक्चरर ने रिटर्न सप्लाई में, तो ये 10 रुपए रिवर्स करना पड़ेगा, वो पॉइंट दिया है और उसका एग्जांपल। तो पहले तो आईटीसी लेने वाला पॉइंट है यहां पे और फिर उसका रिवर्सल वाला पॉइंट ये वाला, ओके। ये हो गया ऑप्शन 1। अब ऑप्शन 2 क्या है, देखो ये भी बहुत सिंपल है, देखो ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2, राइट। तो ये मैन्युफैक्चरर ने 5 रुपए का 5 रुपए का जीएसटी पे किया था और आईटीसी 5 रुपए का लिया था, बराबर। फिर इसने होलसेलर को बेचा और होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, राइट। अब मान के चलो इसने जो गुड्स इसको बेचा और इसने इसको बेचा, अभी ये टाइम एक्सपायर्ड हो गया, तो सिंपल क्या करेगा भाई, अब ये रिटर्न फ्रेश सप्लाई मानने से अच्छा 100 रुपए, कितने रुपए के बेचा था इसको, वही एग्जाम्पल में कंसिडर करेंगे तो जल्दी समझ में, 110 रुपए के बेचा और 10 रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया था, 120 रुपए, और इसने इसको 140 और 14 रुपए का जीएसटी, राइट। तो अब ये क्या करेगा मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर इसको क्रेडिट नोट इशू कर देगा। क्रेडिट नोट आपको मालूम है, ये होलसेलर को डेबिट किया था मैन्युफैक्चरर ने, देखो डेटर है, पैसा वसूल करना है, डेबिट किया था 110 रुपए को, 110 रुपए से मैन्युफैक्चरर को क्या किया था, डेबिट 110 रुपए से। अब ये क्या करेगा, 110 की क्रेडिट नोट इशू कर देगा और होलसेलर क्रेडिट नोट इशू करेगा 140 की रिटेलर को। अरे समझ में आया, सिंपल एज दैट। इन केस अ पर्सन हु इज रिटर्निंग सच ए एक्सपायर्ड गुड विल रिसीव, रिटर्न जो कर रहा है मतलब रिटेलर रिटर्न कर रहा है,
विल रिसीव अ क्रेडिट नोट फ्रॉम द सप्लायर। तो रिटेलर को होलसेलर से मिलेगी क्रेडिट नोट और होलसेलर को मैन्युफैक्चरर। फर्दर, इफ सच अ क्रेडिट नोट इज इशूड विद इन टाइम लिमिट, देन अ सप्लायर कैन एडजस्ट द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। और एक क्रेडिट नोट क्या होना चाहिए टाइम लिमिट में, मतलब वो सितंबर या फिर दिसंबर वाला फंडा, राइट। However, if the credit note is not issued within time limit, the credit note issued by the supplier, but the adjustment cannot be done. क्रेडिट नोट तो इश्यू कर देगा, बट ये जो जीएसटी का एडजस्टमेंट है फिर वो नहीं कर पाएगा, है ना। जीएसटी का एडजस्टमेंट मैंने आपको समझाया कि देखो ये जो 10 रुपए है, ध्यान से सुनना, ये मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से कलेक्ट किए 10 रुपए। अब ये 10 रुपए का आईटीसी लिया हुआ है किसने, होलसेलर ने, और इसने आईटीसी लिया 14 रुपए का रिटेलर ने, बराबर। अब अगर ये क्रेडिट नोट इश्यू हो गई, ये क्रेडिट नोट इश्यू हो गई, तो ये आईटीसी जो इसने लिया है रिटेलर ने, ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये सप्लाई ही कैंसिल हो गया ना, ये सप्लाई ही कैंसिल हो गया, बिल ही कैंसिल हो गया। तो ये आईटीसी इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली ये 10 रुपए का आईटीसी इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये सब जो एडजस्टमेंट है ये तभी पॉसिबल है अगर क्रेडिट नोट टाइम पे इशू हुई, और टाइम आपको मालूम है। फर्दर, इफ मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रॉयज द एक्सपायर्ड मेडिसिन, ये जो मैन्युफैक्चरर है इसने डिस्ट्रॉय किया मेडिसिन, तो इसने भी ये जो 5 रुपए का आईटीसी लिया था, यहां 5 रुपए का ही केस है, यहां वो 10 वाला, क्योंकि यहां रिटर्न थोड़ी हुआ है, यहां रिटर्न नहीं हुआ है, क्रेडिट नोट इशू है, तो ये 5 रुपए का आईटीसी इसे रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसने क्रेडिट नोट इशू किया, राइट। और ये मेडिसिन क्या की, दफना दी, डिस्ट्रॉय की, राइट। यहां रिवर्सल वाला केस नहीं है ना, फ्रेश चार्ज वाला, तो इसलिए ये जो आईटीसी लिया 5 का, डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपके। फर्दर, इफ मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रॉयज, देन आईटीसी अवेल्ड बाय हिम, दैट इज 5 रुपए वाला इन हमारे एग्जांपल, एट द टाइम ऑफ परचेस शॉल बी रिवर्स्ड बाय हिम। जो परचेस के टाइम पे, रॉ मटेरियल परचेस के टाइम पे किया, वो रिवर्स होता है। देखो एग्जांपल बताता हूं, इसमें अज्यूम करो एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट इमेजिन करो ये है लेट्स से 25 सितंबर, ओके, 25 सितंबर। तो देखो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कब है, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर 21 जुलाई, दूसरे केस में भी 21। डेट ऑफ रिटर्न ऑफ एक्सपायर्ड गुड्स, एक्सपायर्ड कब के, रिटेलर ने होलसेलर को या होलसेलर ने मैन्युफैक्चर, दोनों एक में ही लिया है ना, एक ही कोई तो भी एग्जांपल कंसिडर। तो पहले केस में 20 सितंबर को रिटर्न किया, 22 को, और दूसरे केस में रिटर्न किया, एक सेकेंड ना, हाँ बराबर, और दूसरे केस में रिटर्न किया 20 अक्टूबर को। तो देखो आपका ईयर कौन सा है, 21-22, राइट। और इसका ड्यू डेट है एनुअल रिटर्न का तो दिसंबर, लेकिन एनुअल रिटर्न यहीं पे फाइल किया, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न कब है, 25 सितंबर, 25 सितंबर, राइट। तो मैक्सिमम यहां तक, मैक्सिमम इस डेट तक अगर क्रेडिट नोट इश्यू की तो एडजस्टमेंट पॉसिबल है, क्योंकि हमने देखा था क्या, सितंबर मंथ का रिटर्न और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट नहीं, ड्यू डेट तो 31 दिसंबर है, बट हमें क्या देखना है, डेट ऑफ, तो डेट ऑफ फाइलिंग यहां पे 25 सितंबर ही बोला है मैंने, अरे बराबर। तो सितंबर मंथ का रिटर्न कब गया, देखो पहले केस में गया 28 सितंबर और डेट ऑफ फाइलिंग है 25 सितंबर। तो क्रेडिट नोट 20 सितंबर के पहले पहले इश्यू हो जाना चाहिए। क्या इश्यू हो गई है कि देखो डेट ऑफ रिटर्न ऑफ एक्सपायर्ड गुड्स, क्रेडिट नोट कब तक इश्यू हुई, देखो 20 सितंबर को ही होगी, मतलब विद इन टाइम लिमिट इश्यू हो चुकी है, राइट। तो देखो क्रेडिट नोट इश्यूड एंड अपलोडेड बाय हिम ऑन कॉमन पोर्टल, देयरबाय टैक्स लायबिलिटी कैन बी एडजस्टेड, ये टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट कर सकते। बट यहां देखो, यहां क्रेडिट नोट इश्यू हुई है 20 अक्टूबर को, जबकि आपका एनुअल रिटर्न कब फाइल हुआ है 25 सितंबर को, राइट। तो मैक्सिमम 25 सितंबर तो ये हो जाना चाहिए था, बट ये नहीं हुआ। क्रेडिट नोट इश्यूड एंड अपलोडेड टू हिम, ये हो सकता है कॉमन पोर्टल पे अपलोड करो, बट टैक्स एडजस्ट नहीं कर सकते, टैक्स लायबिलिटी कैन नॉट बी एडजस्ट।
ये मैक्सिमम क्रेडिट नोट 25 सितंबर तक इशू करना चाहिए था, बट उसने 20 अक्टूबर को की, मतलब डेट ऑफ एनुअल रिटर्न के बाद की, तो फिर अब ये एडजस्ट नहीं हो सकता। ऐसा एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, राइट। तो दो प्रकार के हैं, एक तो फ्रेश सप्लाई ट्रीट करो, रिवर्स करो, या फिर आप, मैंने जो बताया आपको, क्रेडिट नोट इशू करो। एक बार लेक्चर को रिवाइंड करो और वापस देखो।